आज की क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री का अपना फेज रूल चैप्टर चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है NaCl वाटर सिस्टम। NaCl वाटर सिस्टम है वो असर्वांग गलनांक वाला सिस्टम है। पढ़ चुके अपन पहले सर्वांग गलनांक के बारे में और असर्वांग गलनांक के बारे में। साथ ही NaCl वाटर सिस्टम को हम इस मिश्रण को हिम मिश्रण भी कहते हैं, जिसमें 2 हाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं। अर्थात इसका फार्मूला होता है NaCl2H2O, जो कि क्या है, हिम मिश्रण है और यह 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी होता है। इस हिम मिश्रण को अगर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इसका स्थिर ताप पर निर्जल लवण NaCl में संक्रमण हो जाता है। अर्थात 2H2O किस में बदल जाता है, निर्जलीय NaCl में। साथ ही एक द्रव प्रवस्था भी बनती है जिसमें NaCl की मात्रा 26.2% होती है। अर्थात इसीलिए ये क्या है, असर्वांग गलनांक वाला यौगिक है, क्योंकि जो 2H2O जो ठोस अवस्था थी वो पहले निर्जलीय NaCl में बदली और एक विलयन भी द्रव प्रवस्था भी बनी जिसमें NaCl की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 26.2%। अतः वह ताप जिस पर एक ठोस प्रवस्था निश्चित संगठन वाले एक द्रव मिश्रण तथा निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, असर्वांग गलनांक कहलाता है। और ऐसे यौगिक असर्वांग गलन यौगिक कहलाते हैं। अर्थात ये मूल ठोस है, किसी निश्चित ताप पर ये नए ठोस में परिवर्तित होता है और विलयन में परिवर्तित होता है, और ये ताप क्या है, इसका असर्वांग गलनांक है। असर्वांग गलनांक पर इस प्रकार के विघटन को संक्रमण, मेरिटेक्टिक या पेरिटेक्टिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें हिमांक संगठन वक्र में कोई न्यूनतम मान प्रदर्शित नहीं होता, अतः यह यूटेक्टिक बिंदु से थोड़ा सा भिन्न होता है। असर्वांग गलनांक को पेरिटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं। पेरिटेक्टिक बिंदु पर दोनों अवयवों से बना हुआ मूल ठोस तथा उसके विघटन से बना नया ठोस तथा दोनों का द्रव विलयन, ये तीनों प्रवस्थाएं साम्य में होती है और इसलिए ये तंत्र यहाँ क्या होता है, अचर होता है। इस तंत्र के लिए NaCl तंत्र के लिए जो प्रवस्था आरेख है वो निम्न प्रकार का है। इधर ताप है और इधर प्रतिशत संगठन है किसका, NaCl का। यहां देखें तो ये बिंदु A है, वो जल का हिमांक बिंदु है, अर्थात यहां जल बर्फ रूप में होता है। जैसे ही NaCl इसमें मिलेगा वैसे ही इसका मान घटता हुआ बिंदु B तक पहुंचेगा, जहां ताप का मान है -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रकार इस वक्र में देखें तो कई बिंदु हैं जो प्रमुख है। उनमें से ऐसे बिंदु जहां सौतुलता कोटि का मान 0 है वो बिंदु A है, मैंने पहले बता दिया, ये जल का हिमांक बिंदु है। ताप यहाँ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और NaCl की मात्रा भी यहाँ 0% है। यहाँ दो ही प्रवस्थाएं हैं, बर्फ तथा जल। सेकंड बिंदु देखें B, यह बिंदु यूटेक्टिक बिंदु कहलाता है इस तंत्र का, और यहाँ ताप का मान -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ NaCl की मात्रा कितनी है, 23.6%। थर्ड देखें B' बिंदु, तो ये मित स्थायी यूटेक्टिक बिंदु है जहां ताप का मान -22.4 डिग्री सेंटीग्रेड है और NaCl की मात्रा कितनी है, 24%। और यहाँ बर्फ, NaCl और विलयन तीनों प्रवस्थाएं स्थित है। C देखें बिंदु C, तो ये इसका संक्रमण बिंदु है, ये बिंदु, और इस संक्रमण बिंदु पर जो मात्रा है, टेम्परेचर का मान है, वो है 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड और NaCl की मात्रा 26.2%, 26.2%। और यहाँ भी NaCl2H2O
तथा NaCl तथा विलयन तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित है। ई देखें तो ई बिंदु असर्वांग गलनांक बिंदु है। ई बिंदु देखें हम तो ई बिंदु यहाँ असर्वांग गलनांक बिंदु है। असर्वांग गलनांक बिंदु में देखें ये रहा ई असर्वांग गलनांक बिंदु। तो यहाँ भी ताप का मान वही प्लस 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड है और NaCl की मात्रा 62% है। यहाँ NaCl तथा NaCl विलयन तीनों उपस्थित है। रेखाएं देखें तो सबसे पहले रेखाएं A डैश A डबल डैश देखें, ये रेखा तो ये जल की सॉलिड रेखा कहलाती है। इसी प्रकार ये देखें E डैश रेखा, ये डाइहाइड्रेट की सॉलिड्स रेखा कहलाती है। यहाँ ये देखें H F डैश, ये NaCl की सॉलिड रेखा कहलाती है। यहाँ देखा हमने A डैश A डबल डैश बर्फ का सॉलिड वक्र है और यहाँ बर्फ प्रावस्थाएं स्थित है। AB है वो बर्फ का गलन वक्र है और यहाँ बर्फ तथा विलयन उपस्थित है। B डैश है जो वो बर्फ का मित स्थायी गलन वक्र है और ये बर्फ तथा विलयन उपस्थित है। यहाँ देखा हमने BC, ये BC, ये रहा BC, ये NaCl2H2O का विलेयता वक्र है और वक्र B डैश C, ये NaCl का मित स्थायी विलेयता वक्र है। CD देखें, CD ये NaCl का स्थायी विलेयता वक्र है। ये CD NaCl का स्थायी विलेयता वक्र है। इसका ढालू भी कम ही है, इसका मतलब जल में विलेयता बहुत कम है, धीरे धीरे विलय होता है। इसी प्रकार देखें E डैश E डबल डैश, ये बता चुका हूं, NaCl2H2 डाइहाइड्रेट का सॉलिड वक्र है। H F डैश, ये बता चुका हूं, NaCl का सॉलिड वक्र है। A डैश B E डैश, ये यूटैक्टिक वक्र है। C F E F संक्रमण वक्र है। ये रहा C E F, ये संक्रमण वक्र है। अब यहाँ देखें क्षेत्र देखें तो क्षेत्र पहला है ABCD के ऊपर का, ये रहा ABCD के ऊपर का भाग, ये असंतृप्त विलयन है। इसी प्रकार यहाँ DCEFH, इसमें NaCl और संतृप्त विलयन है। इसी प्रकार देखें A डैश B क्षेत्र, इसमें बर्फ और सॉल्यूशन है। यहाँ देखें CBE डैश, तो यहाँ NaCl2H2O डाइहाइड्रेट विलयन उपस्थित है। यहाँ देखें हम E डैश F डैश, तो यहाँ NaCl2H2O और NaCl है। यहाँ A डैश A डबल डैश E डैश E डबल डैश, इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ आइस है, यूटैक्टिक है, NaCl है और 2H2O है। इस प्रकार यहाँ देखें सभी क्षेत्रों में, तो ये सारे क्षेत्र आप कमरे के ताप पर देखें तो तेजी से नमक व बर्फ को अगर मिलाते हैं हम तो मित स्थायी यूटैक्टिक बिंदु B डैश प्राप्त होता है। पहले B डैश पे पहुंचेगा और कुछ समय बाद बिंदु B पर आ जाता है। और जो संक्रमण वक्र है NaCl का CD, उसकी ढालू प्रकृति के आधार पे हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ नमक की जो विलेयता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यदि बिंदु E डैश पर डाइहाइड्रेट क्रिस्टल से प्रारंभ कर गर्म करने पर बिना प्रावस्था परिवर्तित किए उसका ताप बढ़ता जाता है। जब तक बढ़ता है ये, जब तक कि यह बिंदु E पर न पहुंच जाए, जो कि NaCl2H2O का उच्चतम स्थायित्व ताप है। कितना उच्चतम स्थायित्व ताप? 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी ताप पर ये जो विघटन है वो इस प्रकार हो रहा है, असमान गलनांक के टाइप NaCl2H2O, ये अपना ठोस है, ये नए ठोस में कन्वर्ट हो गया किसमें? NaCl में। और साथ ही इसका विलयन भी बना पुराने वाले का, जहां टेम्परेचर कितना है? 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यह ताप इस तंत्र के लिए असर्वांग गलनांक ताप है। सेकंड सिस्टम है कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम। अब तक हमने जो भी आरेख खींचे थे वो खींचे थे हमने ताप तथा संगठन के मध्य।
लेकिन ये तंत्र जो है कॉपर सल्फेट H2O तंत्र, इस तंत्र के प्रवस्था आरेख में कॉपर सल्फेट की सांद्रता को फलन के रूप में वाष्प दाब के साथ दर्शाते हैं। वाष्प दाब और कॉपर सल्फेट की सांद्रता के मध्य आरेख खींचेंगे। राउल्ट नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब शुद्ध जल में निर्जल कॉपर सल्फेट डालते हैं तो शुद्ध जल के जो वाष्प दाब है उसमें कमी आती है, और यह कमी इस वक्र में, जो इस प्रवस्था आरेख है इसका, उस वक्र में हमने ए बी से दर्शाया है। बिंदु ए पर शुद्ध जल के वाष्प दाब को दर्शाया है, ये बिंदु ए, और ये कमी आई जैसे कॉपर सल्फेट मिलाया। बिंदु बी पर पहुंचते ही हमने देखा कि तंत्र में जो पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है वो बाहर आने लग जाता है धीरे धीरे, और इसका साथ ही इसका संतृप्त विलयन भी बनता है। अर्थात इस बिंदु पर, बिंदु बी पर है संतृप्त विलयन है, दूसरी प्रवस्था है पेंटाहाइड्रेट है कॉपर सल्फेट की, और थर्ड प्रवस्था है वो जल वाष्प है। अतः इस बिंदु पर यह तंत्र, या इस वक्र पर देखें, वक्र बी से पर, तो यह तंत्र अचर है। बिंदु सी पर जैसे ही पहुंचते हैं तो सारा का सारा जल कॉपर सल्फेट के साथ योग करके ये देखो पेंटाहाइड्रेट बना लेता है, पेंटाहाइड्रेट बना लेता है, और पेंटाहाइड्रेट बनते ही अचानक ही इसके वाष्प दाब में कमी होती है और बिंदु डी पहुंच जाता है, प्राप्त होता है, जहां वाष्प दाब कितना है 7.85 mm मरकरी। यहां देखें हम तो बिंदु डी पर पहुंचते ही इस जो संतृप्त विलयन है इसमें से ट्राइहाइड्रेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार वक्र ई जो DE है इस पर तीन प्रवस्थाएं हो गई, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ट्राइहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और जल वाष्प। तो ये DE वक्र भी क्या हो गया, अब यहाँ अचर हो जाता है। जैसे बिंदु ई पर पहुंचते हैं तो पूरा का पूरा जो पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है वो ट्राइहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही पूरा परिवर्तित हो गया वाष्प दाब में अचानक फिर कमी आती है और वाष्प दाब का मान हो जाता है 4.32 mm, और बिंदु F प्राप्त होता है। बिंदु F पर पहुंचते ही ट्राइहाइड्रेट में से मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट प्रिसिपिटेट होकर बाहर आने लग जाता है, और ये धीरे धीरे वक्र FG पर पहुंचता है जहां ताप का मान स्थिर होता है, और इस वक्र FG पर अब तीन प्रवस्थाएं हो जाती है इस तंत्र की, ट्राइहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और जल वाष्प, और इस वक्र भी पर भी ये तंत्र क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। लेकिन जैसे ही बिंदु G पर पहुंचते हैं तो सारा का सारा ट्राइहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे पूरा का पूरा संपूर्ण ट्राइहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ तो वाष्प दाब में अचानक से कमी होती है, और वाष्प दाब का मान होकर हो जाता है 0.0019 mm, और बिंदु H प्राप्त होता है। जैसे बिंदु H प्राप्त हुआ अब मोनोहाइड्रेट जो कॉपर सल्फेट है उसमें से निर्जल कॉपर सल्फेट प्रिसिपिटेट होकर बाहर निकलने लग जाता है, और इस प्रकार वक्र HI प्राप्त होता है। और इस HI वक्र पर अब तीन प्रवस्थाएं हो जाती है, मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, निर्जल कॉपर सल्फेट और जल वाष्प। इस प्रकार ये वक्र भी अचर हो जाता है। बिंदु जैसे ही I प्राप्त होता है तो बिंदु I पर पूरा का पूरा मोनोहाइड्रेट निर्जल कॉपर सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार हमें कॉपर सल्फेट 100% प्राप्त हो जाता है। ये इसका प्रवस्था आरेख है, सारा आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है। यहाँ हम देखें तो किसी भी निश्चित ताप पर किसी लवण हाइड्रेट का वाष्प दाब तभी निश्चित होगा जब तंत्र में वाष्प दाब के साथ साथ दो ठोस प्रवस्थाएं भी विद्यमान हो। यह हमने यहाँ हर जगह देखा है। किस पे? बिंदु आरेख में देखो, बिंदु डी पे भी देखा है, यहाँ वाष्प दाब का मान निश्चित है, लेकिन यहाँ ठोस प्रवस्था के साथ साथ दो प्रवस्थाएं और है, पेंटाहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट और जल वाष्प। बिंदु एफ पर देखें तो यहाँ भी वाष्प दाब का मान निश्चित तभी हुआ जब दो ठोस प्रवस्थाएं में प्राप्त हुई, ट्राइहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट।
यहाँ बिंदु H पर भी वाष्प दाब का मान स्थिर तभी हुआ जब यहाँ दो ठोस प्रवस्थाएं प्राप्त हुई। कौन सी? मोनोहाइड्रेट कॉपर सल्फेट और निर्जल कॉपर सल्फेट। इस प्रकार ये कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम आपका समाप्त। धन्यवाद। अगले वीक में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।